अगर आज के दौर में या इस वक्त जो हम जहां पे खड़े हुए हैं, सियासी मंजरनामा जो आपको नजर आता है कि जहां अर्ली इलेक्शन की भी बात हो रही है, जहां इलेक्शन के मैंडेट की भी बात हो रही है, आपको याद होगा कि हर इलेक्शन से कबल तमाम तर जमातें जो हैं वो जो हुकूमत में होती हैं उस वक्त, यानी जाती हुई हुकूमत हमेशा कोई ना कोई रेजोल्यूशन जरूर पास करती है। फिर अपने जितने भी उनके मंशूर होते हैं उसमें वो सराय सूबे का जिक्र करते हैं, भावलपुर की बात होती है, ये सब होता है। लेकिन इलेक्शन होते ही हम सब भूल जाते हैं। और बात सिर्फ ये नहीं है कि लसानी बुनियादों पर सूबे बनने चाहिए, बल्कि बात है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की। और क्यों जरूरी है इस पर बात करते हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जितने सूबे इस वक्त पाकिस्तान में हैं और जिस तरह से चल रहे हैं, अब ये एप्ट इनफ या फिर आप समझते हैं मजीद सूबे बनने की अशद जरूरत है, और क्यों? नादिया साहब, बात तो ये आया है ना कि जो पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचा है वो लोगों के लिए उस तरह डिलीवर नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। चाहे आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, सोशल इंडिकेटर्स देखें या गवर्नेंस इंडिकेटर्स देखें। आई मीन जिस मुल्क में हम कहें कि 40 से 44% बच्चा स्टंटेड है, पावर्टी जो मिडिल इनकम है वो 40% से ऊपर है, और इस वक्त एक तिहाई बच्चा अगर स्कूलों से बाहर है, ये तो बड़ी बेसिक डिलीवरी की इशू है जो हम नहीं कर पा रहे। और ये इश्यूज भी, हेल्थ और एजुकेशन किसके पास हैं? 18वीं तरमीम के बाद ज़कात, उशर, पावर्टी, हेल्थ, फूड, एग्रीकल्चर, ये सब सेक्टर्स जो हैं ये प्रोविंसेस के पास हैं। तो यहाँ पे आज हम प्रोविंसेस की इंतज़ामी डिलीवरी की गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें एनएफसी भी रिव्यू होना चाहिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी रिव्यू होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स पे भी काम होना चाहिए, और इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं उनकी एम्पावरमेंट और नए जो बनने हैं वो भी होने चाहिए। एक तो मैंने इस तरफ से नज़र डाली, दूसरी नज़र ये डालिए कि इस वक्त जो पॉलिटिकल प्रोसेस का महवर है ना, वो सारी बन गई हैं हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। जो नीचे की सतह की बात है वो हो ही नहीं रही। ये चेंज कर देगा जिस तरह लोग इंगेज करते हैं स्टेट से। छोटे सूबे होंगे, वहीं पे मसले हल हो रहे होंगे। सो इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती, कंसिडरिंग जो हमारे इस वक्त डिस्टेंसेस हैं, जिस तरह पॉपुलेशन है। आप हैरान होंगी अगर मैं आपको ये कहूं कि पंजाब 12वीं सबसे बड़ी दुनिया की एक स्टेट कहें, प्रोविंस कहें या एक कंट्री कहें, सिंध उफ। 29वीं। सो हाउ कैन यू गवर्न लाइक इवन केपीके इज 39th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर जो डिस्टेंसेस हैं लाहौर से लेकर बहावलपुर तक और कराची से लेकर जो दूर तक के इजला हैं वहां तक। सो इसको सोचिए। अब ये अगर सारी बात आप मान लें तो फिर आपको इस पे काम करना पड़ेगा कि ये वाकई ही कैसे होगा, बिकॉज इसकी रिसोर्स और कॉस्ट इम्प्लीकेशंस हैं, रिस्क ऑफ एथनिक फ्रैगमेंटेशन है। इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है अगर ये आपने करना है। आपने दुरुस्त फरमाया। और जो आपने अभी बताया हमें कि पंजाब कितना बड़ा सूबा है, उसके बाद सिंध कितना बड़ा सूबा है, इवन आपने खैबर पख्तूनख्वा का भी जिक्र किया। और आपको याद होगा कि जब वो फाटा के अजला भी जम किए गए थे, वो अभी भी उनकी शिकायत भी रहती हैं। कुर्रम में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने में मसला क्या है? उसको इस तरह से क्यों प्रोविंशियल हुकूमतें या हमारी सियासी जमातें ऐसे देखती हैं जैसे कि खुदा ना खास्ता वो सूबा कहीं और किसी और कंट्री में चला जाएगा? व्हाई डू दे नॉट अग्री? जबकि अफगानिस्तान में आप देखिए नंबर ऑफ प्रोविंसेस कितने हैं, ईरान में देखिए नंबर ऑफ प्रोविंसेस कितने हैं। जी, आपके साथ जो मुल्क जिसने आज़ादी ली, आप इंडिया में देखें तो आपको हम्म। एहसास होगा ना कि उन्होंने भी तो 28 यूनिट्स बनाए हैं। सो ये हम्म। एक कामयाब बात है। इसी तरह तुर्की जो कि यूनिटरी गवर्नमेंट है, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो काम करते हैं। एक तो ऑब्वियसली प्रोविंशियल रेजिस्टेंस है, जिसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं वो रेजिस्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो एम्पावरमेंट है, उसका कंट्रोल लूज हो जाएगा। एग्जिस्टिंग जो फ्रेमवर्क है उसमें जो आर्टिकल 239(4) है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जी। रिक्वायर करता है 2/3 मेजोरिटी। तो आप खुद समझ सकती हैं कि ये एक इटसेल्फ प्रॉब्लम है कि इतनी पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट हो, वो इस मैंडेट से आए और वो ये काम कर सके। फिर जो असल बात है कि क्या रिसोर्सेज जो हैं उनको मिलेंगे, क्या लिमिटेड रिसोर्सेज से ये सब काम किया जा सकेगा कि नहीं किया जा सकेगा। फिर आपने अभी सही जिक्र किया, एथनिक और रीजनल टेंशन्स जो हैं ये खुद एक रोल प्ले करती हैं। फिर न्यू ब्यूरोक्रेसीज, जबकि ऑलरेडी जो इंतज़ामी ढांचा है एग्जीक्यूटिव का वो बहुत कमज़ोर है। तो क्रिएटिंग न्यू पैरेलल स्ट्रक्चर्स ये कैसे होगा, लेजिस्लेचर्स कैसे बनेगी, एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस कैसे बनेगी,
फिर जुडिशल सिस्टम हर जगह पे कैसे बनेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी है। और फिर कोऑर्डिनेशन इश्यूज, अगर इतने प्रोविंसेस होंगे, अभी 4 को कोऑर्डिनेट करना मुश्किल है, तो 20 को कोऑर्डिनेट करना कैसे की जाएगी। और फिर सिक्योरिटी रीजंस, पाकिस्तान में चूंकि वॉलेटिलिटी रही है, सब, अब हमने एक प्रोविंस को जिक्र नहीं किया, बलूचिस्तान स्पेशली, वो बहुत बड़ा खित्ता है, सिर्फ 5% है, पर चूंकि खित्ता बहुत बड़ा है तो वहां पे तो जो जरूरत है इसलिए है कि डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है। सो क्या बहुत वो ज्यादा। डिस्टेबलाइजिंग होगा कि स्टेबलाइजिंग होगा, ये हैं असल ऑब्स्टिकल्स जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे। पर याद रखिए कि ये प्री पार्टीशन ब्रिटिश दौर की कलोनियल सेटअप्स की जो रजीम्स अभी तक हम चला रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि हम स्टडी करें। इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम इनमें चले जाएं, पर एक नेशनल कंसेंसस पैदा करें, फिर इकोनॉमिक प्लानिंग पैदा करें, फिर आगे बढ़ें। तो ये यही तरीका कार है टू ओवरकम दी ऑब्स्टिकल्स, आप कहते हैं? देखिए, ओवरकम करने का तो तरीका ये है कि हर अच्छा काम करने के लिए यू नीड सीरियस रिसर्च। पाकिस्तान हम्म। में चूंकि रिसर्च आउटसोर्स्ड है टू इंटरनेशनल एजेंसीज, और उन्होंने इस जमन में कोई रोल नहीं प्ले किया, तो आप वहीं पे खड़े हैं। इसलिए आपको पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि कैसे आर्टिकल 239(4) जो है उसके प्रोसेस को आगे लेकर बढ़ेंगे। नेशनल ओके। कंसेंसस कैसे क्रिएट होता है, देखिए, इंक्लूसिव डायलॉग से ही क्रिएट होता है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल रेप्स जो हैं, इनको बैठकर बात करनी पड़ेगी। मे बी एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको पॉलिटिकल रेफरेंडम करना पड़ेगा मुल्क में कि क्या पब्लिक सपोर्ट है, आपको गेज करनी पड़ेगी, फिर आप आगे फुल फोर्स से बढ़ सकते हैं। फिर आपको फीजिबिलिटी स्टडीज करनी पड़ेंगी कि राइट। इकोनॉमिक वाइबिलिटी प्रोविंसेस की और सिटीज की एम्पावरमेंट की। दुनिया में इंजन्स ऑफ ग्रोथ जो बने हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि ग्रोथ कैसे होगी पाकिस्तान में। भाई, ग्रोथ ऐसे होती है कि पेरिस, यूके, सिडनी, दिल्ली, ये ग्रोथ इंजन्स बनते हैं। ग्रोथ कहीं जाकर एग्रीकल्चर सेटअप्स के बाद सारी जो है वो सिटी स्टेट्स में हुई है। फिर आप ये बिल्कुल। देखिए, इसमें एक चीज जो आप कर सकते हैं, स्ट्रेंथन तो कीजिए ना लोकल गवर्नमेंट को। आप इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली क्रिएटिंग प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल की जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन कीजिए, ताकि वो ग्रीवियंसेस एड्रेस कर सके और डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। और ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी अ फेज्ड अप्रोच, जहां सबसे वाइबल हो, जो रिसर्च कहे, जो आपके पॉलिसी मेकर्स, फिलोसफर्स, थिंकर्स कहें, वहां से आप राइट। चीज को क्रिएट करें और एक इंटीग्रेटेड प्लान के मुताबिक चलें। वक्त तो आगे आना है कि हम दुनिया से भी सीखें, हम जो फेडरल स्टेट्स हैं उनसे भी सीखें कि इस राइट। गवर्नेंस फ्रेमवर्क से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे बेहतर की जा सकती अच्छा, तो डॉक्टर साहब, आपने आपने जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, आपने देखा कि पहले 18वीं तरमीम से कबल सूबों की शिकायत यही थी कि तमाम तर पावर जो है वो वफाक में है, सूबों की ऑटोनॉमी जो है वो इन्फ्रिंज हो जाती है। और फिर उसके बाद 18वीं तरमीम आई, और उसके बाद अब यही सूबे शायद डिसेंट्रलाइज करने को या डेवोल्यूशन के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ जितनी चीजें जो कॉन्करेंट लिस्ट एबॉलिश हुई थी, उसका भी हमने अभी तक वो इफेक्ट नहीं देखा जो होना चाहिए था। है। नादिया साहिबा, अगर आप 17 सब्जेक्ट, इस पे मैंने इतनी मर्तबा गुफ्तगू की है, लिखा है, आपके अखबार में, डॉन में भी लिखा, जो आपका प्रीवियस, जहाँ पे आपने मुझे इंटरव्यू कई दफा किया, मैंने हर दफा कहा है, पावर्टी, फूड एंड एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, जक़ात, ओशर, आप ये डिवॉल्व कर चुके हैं। आप इनके पैसे भी नीचे दे चुके हैं। मैं आपको दिल दहला देने वाले फिगर बताता हूँ। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, अब फिर हम रिलाई करते हैं एक्सटर्नल एजेंसीज पे, कि अगर आप ये सारे सब्जेक्ट नीचे दे दें तो 300 अरब रुपया करंट यानी जारी अखराजात में, और इतना ही तकरीबन पीएसडीपी में बचेगा। और आप सोचिए कि हेल्थ और एजुकेशन कितनी बेहतर हो जाएगी। पहले तो बिल्कुल। ये करने की जरूरत है, एनएफसी को 18वीं तरमीम के साथ पढ़ के पहले इंप्लीमेंट करें। नंबर 2, एनएफसी में लिखा था कि सूबे खुद कमाई करेंगी। आज तक सूबे जो हैं 0.8% ऑफ जीडीपी से ऊपर नहीं गए, जबकि उसमें लिखा गया था कि वो 1.5% ऑफ जीडीपी करेंगे 2014-15 तक। तो अब तक तो उनको 2-2.5% पे जाना चाहिए था। ये नंबर 2 बात है। एनएफसी इटसेल्फ नीड्स टू बी रीथॉट, क्योंकि जब से हमने 60% नीचे दिया है, इस वक्त वफाक इतना कमजोर हो चुका है कि एवरीथिंग बिसाइड्स जो हम देते हैं मार्कअप में इज ऑन बोरोड मनी। सो उसकी बिल्कुल सोच सही। की जरूरत है। दूसरी बात, सूबों को खुद
पीएफसी करने चाहिए, ताकि वाकई ही नीचे पैसे जाएं और पैसे वहां पे खर्च हों जहां पे स्कूल बने हुए हैं, ना कि हम कराची में बैठ के दूर दराज के स्कूलों को चलाने की थ्रू दी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप कोशिश करें। राइट, ये है राइट। इंतजामी ढांचा जो निकलता हुआ दिखाई देता है फ्रॉम द प्रॉस्पेरिटी ऑफ 250 मिलियन पीपल।